अस्सलामुअलैकुम। ले जी, आज का जो आपके पास टॉपिक है, आज का आपके पास टॉपिक है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आज आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ना है। असल में हमारा जो मेन टॉपिक था ना, वो आपके पास था डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स। हमने एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने वाले जो स्केल्स हैं, हमने उनके बारे में पढ़ना था। डैट इज़ अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जिनके भी में हम मोलिकन स्केल और एल पाउलिंग स्केल को हमने पढ़ना था। लेकिन उन स्केल्स को पढ़ने से पहले, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ने से पहले जो है ना, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक बैकग्राउंड पहले तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे कि आया एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह फाइंड आउट की जाती है बाय मोलिकन स्केल और एल पाउलिंग स्केल। लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसे है। लीजिए सबसे पहले आपके पास इसका इंट्रोडक्शन आता है, फिर हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये बातें डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। शायद आपको जो कैमरे में नज़र आ रहे हो, आ रहे हैं जी नज़र, ये देखिएगा, ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे ना, तो आप ये नोट्स जो है ना मेरे से व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के पेज पे ले सकते हैं, देख सकते हैं जी। आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, मैंने बिल्कुल नोट्स इसके बनाए हुए हैं, हर एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस किया हुआ है। लीजिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। क्या इंट्रोडक्शन है? द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाज गिवन बाय एल पाउलिंग इन 1932 में एल पाउलिंग, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया दिया था और सबसे पहले इसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन बताई। तो ज़रा डेफिनेशन को गौर से सुनिएगा। द रिलेटिव का मतलब होता है, आप कंपेयर कर रहे हैं। द रिलेटिव टेंडेंसी का मतलब होता है सलाहियत, एबिलिटी। ऐसी सलाहियत जो कंपेयर की गई है, किसके साथ कंपेयर की गई है ये मैं बताता हूँ। द रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में जो भी एटम होता है उसने बॉन्ड बनाया होता है, और वो कौन सा एटम होता है? वो बॉन्डेड एटम होता है। बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो कहते हैं जी मॉलिक्यूल के बीच में एक ऐसा एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करना होगा? अट्रैक्ट्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। अट्रैक्ट्स द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। वो उसकी क्या कहलाएगी? वो जो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत होगी ना, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत होगी, वो कहलाएगी जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। शायद आपको डेफिनेशन ना समझ में आई हो। सबसे पहले आप इसकी एग्जांपल देखें, एग्जांपल से जो है ना आपको बात मज़ीद समझ में आ जाएगी। ज़रा देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक एटम है, और वो एटम आपके पास कौन सा जी? वो एटम आपके पास है जी हाइड्रोजन का एटम है, और हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये क्या करता है? ये वाला हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जो है ना बॉन्ड बना लेता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं और अपना ऑक्टेट और डुप्लेट रूल पूरा कर लेते हैं। चलिए जी, आपके पास HCl का मॉलिक्यूल है। अब इस HCl के मॉलिक्यूल के बीच में किसी एक एटम की, किसी एक बॉन्डेड एटम की, ये HCl का मॉलिक्यूल है जहाँ पे क्लोरीन बॉन्डेड एटम है क्योंकि उसने बॉन्ड बनाया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है क्योंकि उसने बॉन्ड बनाया हुआ है। इस मॉलिक्यूल के बीच में किसी एक बॉन्डेड एटम की सलाहियत, एबिलिटी ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत। रिलेटिव कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मॉलिक्यूल के बीच में, इस मॉलिक्यूल के बीच में किसी एक बॉन्डेड एटम की सलाहियत ज़्यादा होगी, टेंडेंसी ज़्यादा होगी रिलेटिव टू अदर एटम। रिलेटिव टू अदर एटम, दूसरे एटम की निस्बत सलाहियत ज़्यादा होगी। किस चीज़ की सलाहियत होगी? टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा दूसरे की निस्बत।
वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत है ना, उसको हम कहते होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी सिंगल एटम का फाइंड आउट नहीं होता, क्योंकि आपने कहा हुआ है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। और इलेक्ट्रॉन शेयर तब होते हैं जब उसने बॉन्ड बनाया हो। इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा मॉलिक्यूल के बीच में हम फाइंड आउट करते होते हैं। मॉलिक्यूल में हम इसको देखते होते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ में आ रही है? तो इस मॉलिक्यूल के बीच में किसी एक बॉन्डेड एटम की एबिलिटी ज़्यादा होगी दूसरे की निस्बत कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे या तो इस बॉन्डेड एटम की, क्लोरीन बॉन्डेड एटम की एबिलिटी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की निस्बत, तो फिर वो क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। या फिर इस मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम की एबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी निस्बत, क्लोरीन की निस्बत, तो वो इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये रिलेटिव टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कंपेयर करके आप बता रहे हैं। तो अब देखते हैं किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आपके पास पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है 2.2, ठीक है। ये कैसे आती है, ये हम जब आगे पढ़ेगा ना डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तब बताऊंगा कि ये किस तरह आती है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट हुई है और वो आपके पास होती है 3.2 होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत किस एटम की ज़्यादा है, क्लोरीन की ज़्यादा है। और वो कितनी है, 3.2। किसकी निस्बत ज़्यादा है, हाइड्रोजन की निस्बत, जहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की निस्बत ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा रिलेटिव करके देखा जाता है, कंपेयर करके देखा जाता है। तो अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये थोड़ा सा जो है ना, ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा क्लोरीन की तरफ। ये हाइड्रोजन है, ठीक हो गया। और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का अपना इलेक्ट्रॉन तो उसके पास ही था। लीजिए यहाँ पे मैं ये क्लोरीन लिख देता हूँ, ये क्लोरीन, और ये इसका 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ था, शेयर्ड हुआ था। तो क्या किया, क्लोरीन ने इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, जो कि बिल्कुल दरमियान में था, उसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। क्यों किया, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रॉन के पेयर को खींचने की सलाहियत हाइड्रोजन की निस्बत क्या थी, ज़्यादा थी, उसने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लिया। इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस सिंबल का क्या मतलब होता है, ज़रा देखिएगा, पहले आपने सिंबल को देख ले। ये आपके पास कुछ इस तरह का सिंबल होता है, डेल्टा, ठीक है जी। इसको हम केमिस्ट्री में नाम देते होते हैं पार्शियल। ये आपके पास पार्शियल है, इवन आप मैथमेटिक्स में भी इसको पार्शियल ही कहते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास पार्शियल है। पार्शियल का उर्दू तर्जमा होता है थोड़ा। अब ज़रा देखिएगा, नेगेटिव चार्ज तब आता होता है जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो, लेकिन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन ले तो रहा है लेकिन थोड़े बहुत ले रहा है। पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा। पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब वो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो जहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है लेकिन थोड़े बहुत दे रहा है, मुकम्मल तौर पे नहीं दे रहा। अगर मुकम्मल तौर पे ये इलेक्ट्रॉन ले लेता तो प्योर नेगेटिव, खाली नेगेटिव चार्ज आ रहा था। अगर ये मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन दे देता तो प्योर पॉजिटिव चार्ज आना था, यानी खाली पॉजिटिव चार्ज आना था। फिर वहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनना था, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनना था। क्लियर होगी बात। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी, जिसको मैंने आपको बड़ी ब्रीफली डिस्कस कर दिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, जिसको हमेशा दूसरे के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि दूसरे की निस्बत उसकी सलाहियत ज़्यादा है कि कम है, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमेशा मॉलिक्यूल में देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कंपेयर करना है और आपने देखना होता है कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर रहा है, तो हमेशा ये मॉलिक्यूल में देखा जाता है। आइसोलेटेड एटम की कभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट नहीं होती। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है जो कि मेरी नज़र में एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है जी आपके पास, वो नोट ये है, वो कहते हैं जी इट इज़ अ डायमेंशनल लेस क्वान्टिटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का किसी किस्म का कोई यूनिट नहीं होता। वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम एल पाउलिंग या मोलिकल स्केल पढ़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट क्यों नहीं होता। ले जी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ पे वो बताना बड़ा ज़रूरी है कि आपके पीरियोडिक टेबल में जो है ना, आपके पीरियोडिक टेबल में सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ जो है ना वो हीलियम का है। लेकिन हीलियम का जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है, तो वो बॉन्ड नहीं बनाता होता। तो फिर हम सबसे स्मॉल साइज़ हीलियम के बाद किसका है, फ्लोरीन का है, और फ्लोरीन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होता, तो वो बॉन्ड बनाता होता है। तो फ्लोरीन का साइज़ सबसे छोटा है, नो डाउट हीलियम का है। मैंने रीज़न बता दिया, हीलियम बॉन्ड नहीं बनाता होता, तो लिहाजा हम उसको यहाँ पे नहीं देखेंगे। फ्लोरीन का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं है, उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बॉन्ड बनाता होता है और उसका साइज़ भी सबसे छोटा है। आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किसकी है जी, वो आपके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस एलिमेंट की है, वो आपके पास एलिमेंट है फ्लोरीन, जिसकी 3.98 है। ऑलमोस्ट हम इसको कहते होते हैं 4.0 है। डेट इज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल। आपके पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट कंसिडर की गई है, क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा है आफ्टर हीलियम। हीलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम क्यों नहीं कंसिडर करते, क्योंकि हीलियम जो होता है वो आपके पास एक वो नोबल गैस है और उसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, वो बॉन्ड नहीं बनाता होता। फ्लोरीन को हम कंसिडर करते होते हैं, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है आफ्टर हीलियम, ये बॉन्ड बनाता होता है। अभी मैंने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है, हमेशा बॉन्ड बना के ही पता चलता होता है। ठीक होगी बात। और ये जो इसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंसिडर की गई है ना, और ये जो कंसिडर्ड हुई है 4.0, ये भी आर्बिट्रेरी वैल्यू है। आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि ये भी फर्जी वैल्यू है। अब हमने फ्लोरीन को 4.0 जो वैल्यू दी है वो फर्जी वैल्यू है। हमने क्यों इसको फर्जी वैल्यू कंसीडर किया, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसको क्यों कंसीडर किया, क्योंकि पहली बात तो ये है कि पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है आफ्टर हीलियम। ठीक है जी, ये बॉन्ड बनाता है और इसका साइज़ सबसे छोटा होने के मुताबिक इसको हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने दे दिया 4.0। डेट इज़ आर्बिट्रेरी वैल्यू है, जो फर्जी की गई है। क्यों? अब हमने इसको ये जो वैल्यू दी है, जो फर्जी वैल्यू क्यों दी है, क्योंकि हमने बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी थी वो इसके साथ कंपेयर करके करनी थी। बात समझिए कि नहीं समझे? बाकी तमाम एलिमेंट्स की ऑल अदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट बाय कंपेयरिंग विद फ्लोरीन। हमने उसको फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी थी। ठीक होगी बात? जहाँ तक क्लियर होगी कि हमने फ्लोरीन को 4.0 हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी है। बाद रीजन मैं बता चुका हूँ, क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है आफ्टर हीलियम, और वो कितनी आर्बिट्रेरी वैल्यू दी हुई है 4.0। अब तमाम एलिमेंट्स की हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करनी है, किसके साथ कंपेयर करके? फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके। ठीक है जी, आपको कोई ना कोई मीडियम लाजमी चाहिए होता है जिसके साथ आप कंपेयर करते हैं, तो फिर आप उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं। बड़ी एक सिंपल सी मिसाल है कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, रिडॉक्स पोटेंशियल, वो कितना कंसिडर किया हुआ है? ज़ीरो कंसिडर किया हुआ है। हालांकि उसकी असल में ज़ीरो वैल्यू नहीं है, कोई ना कोई उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, कोई ना कोई उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा। हमने उसको ज़ीरो इसलिए किया है क्योंकि हमने बाकी तमाम एलिमेंट्स की जो रिडॉक्स पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, उसको फाइंड आउट करना था बाय कंपेयरिंग विद हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करके। तो जहाँ पे हमने फ्लोरीन को अपनी तरह से इटसेल्फ आर्बिट्रेरी 4.0 वैल्यू दे दिया है, ताकि हम बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट कर सके बाय कंपेयरिंग विद द फ्लोरीन। ठीक है जी, जहाँ तक बात क्लियर होगी। अब फ्लोरीन के साथ ही क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा था आफ्टर हीलियम और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा ही होगी। ले जी, इसका मतलब ये है
कि जो भी आपके पीरियोडिक टेबल में, जैसे अब ये जहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी 2.2, ये कैसे लिख ली, हाइड्रोजन को कंपेयर किया फ्लोरीन के साथ। जहाँ पे क्लोरीन की वैल्यू है 3.2, ये कैसे लिख ली, इसको कंपेयर किया फ्लोरीन के साथ। ठीक है जी, फिर ये लिख ली। इसका मतलब ये है कि आपके पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है वो किसके साथ कंपेयर करके निकाली हुई है, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके निकाली हुई है। फ्लोरीन की अपनी जो वैल्यू है 4.0 जो वैल्यू है वो आर्बिट्रेरी है। इसका मतलब है जो बाकी वैल्यूज़ भी आप लगा रहे हैं इसके साथ कंपेयर करके, वो भी क्या है, आर्बिट्रेरी है। फ़र्ज़ करें ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 आई है, कैसे आई है, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके आई है। जो जहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आई है 3.2, वो कैसे आई है, फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके आई हुई है। अगर मैं फ्लोरीन के अलावा किसी और एलिमेंट को मीडियम बना लेता, यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को किसी और एलिमेंट के साथ कंपेयर करके निकालता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। क्योंकि कोई और अगर मैं एलिमेंट लेता तो उसका साइज़ फ्लोरीन जैसा तो नहीं ना होना था, उसकी अट्रैक्शन फ्लोरीन जैसी तो नहीं ना होनी थी, तो ये वैल्यूज़ क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ होती है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है। वो तो सिर्फ हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए जो हमने फ्लोरीन के साथ कंपेयर करके निकाली हुई है हम उसी को याद रखते हैं, उसी को यूज़ करते हैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए। अदरवाइज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वेरिएबल है, वो हर किसी न किसी केस में क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, अब हमने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए शुरू करते हैं। ले जी, आगे आपके पास फैक्टर्स हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहला फैक्टर आपके पास साइज़ ऑफ एटम है। एटम का जो साइज़ है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मैग्नीट्यूड को चेंज कर देता होता है। अब एटम में से किसने इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अटैक करना होता है, एटम में से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो ही शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक होगी बात, ज़रा देखिएगा, बात को समझिएगा। मैं यहाँ पे दो एटम को कंसिडर कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एटम कंसिडर कर दूँ, डैट इज़ लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक होगी बात। इसके प्रोटॉन नंबर कितने हो गए, इसके प्रोटॉन नंबर हो गए 3। ठीक हो गया। ये इसका पहला शेल और ये इसका दूसरा शेल। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक होगी बात। फिर मैं एक और इसके मुकाबले में इसके साथ कंपेयर करने के लिए एक एलिमेंट को कंसीडर कर दूँ, डैट इज़ सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके प्रोटॉन कितने हो गए, इसके प्रोटॉन हो गए जी 11। पहला शेल, दूसरा शेल और ये आपके पास आ जाएगा तीसरा शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और दूसरे में आपके पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में आपके पास होगा 1 इलेक्ट्रॉन। चलिए जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिथियम का बॉन्ड बनवा देता हूँ किसी के साथ। जब वो बॉन्ड बनाएगा तो अंडरस्टूड बात है कि वहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैं यहाँ पे ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैंने ये 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। ठीक हो गया, बॉन्ड बनाया हुआ है, इमेजिनेशन बॉन्ड है। सोडियम ने किसी के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, फ़र्ज़ कर ले वहाँ पे शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक बॉन्ड के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने दोनों इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको पहले ही कहा कि एटम के बीच में से न्यूक्लियस ने ही क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि कौन सा शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो अंडरस्टूड बात है, आप कहेंगे सर यहाँ पे सोडियम ही इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन की मिकदार ज़्यादा है, जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। ठीक है, लेकिन असल में होता क्या है, यहाँ पे सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 0.9 और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0। होता क्या है कि नो डाउट जहाँ पे सोडियम के प्रोटॉन ज़्यादा है, जहाँ पे प्रोटॉन की मिकदार कम है, लेकिन यहाँ पे लिथियम के केस में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन है ना,
वो सोडियम की निस्बत ज़्यादा है, सोडियम की निस्बत स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसका साइज छोटा है। और अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम के जो यहाँ पे न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है ना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वो लिथियम की निस्बत कम अट्रैक्ट कर रहा होगा। क्यों कम अट्रैक्ट कर रहा होगा? क्योंकि यहाँ पे सोडियम का साइज़ बड़ा है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? जब आपका न्यूक्लियस वैलेंस शेल के साथ अट्रैक्शन करने की कोशिश करता है ना, जो दरमियान में शेल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो शील्डिंग रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता। चाहे वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो किसी बोर्ड के इलेक्ट्रॉन हो, वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि जहाँ पे सोडियम का साइज़ बड़ा होने की वजह से ना इस न्यूक्लियस की इस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक इतनी अट्रैक्शन नहीं जा रही थी जितनी लिथियम की जा रही थी, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है, जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.0 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। कितना फ़र्क है? 0.1 का फ़र्क है। और वो 0.1 का फ़र्क इसलिए आया है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है। अगर इसका साइज़ छोटा होता, शील्डिंग इफेक्ट कम होता, तो अंडरस्टूड बात है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की निस्बत क्या होनी थी? ज़्यादा ही होनी थी। तो यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला है? यहाँ से आपने कंक्लूजन ये निकाला है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो जाती होती है? कम हो जाती होती है। क्लियर होगी बात? ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई है। हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक रेडियस साइज है 0.32 एंगस्ट्रॉम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2। फिर सोडियम है, एटॉमिक नंबर 11 है, इसका एटॉमिक रेडियस 1.54 एंगस्ट्रॉम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.9 है। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है और इसका एटॉमिक रेडियस 0.73 है एंगस्ट्रॉम और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। फिर फ्लोरीन है जिसका एटॉमिक रेडियस 0.72 एंगस्ट्रॉम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। देखिए एटॉमिक साइज जैसे जैसे कम हो रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। एटॉमिक साइज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर ज़्यादा जाएगी, जिसकी वजह से वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। तो हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। लेकिन दूसरा फैक्टर आपके पास है नंबर ऑफ इनर शेल, जहाँ से आपको पता चल गया होगा। अब देखें जहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसी वैलेंस शेल में आएगा ना, अगर आएंगे तो इनर शेल कितने आ रहे हैं? एक, ये पहला शेल। जहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ही आएंगे, अगर आएंगे तो इनर शेल कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। जहाँ पे इनर शेल 1 था, जहाँ पे इनर शेल 2 थे। ठीक है जी, हमेशा वैलेंस शेल बॉन्डिंग में हिस्सा लेता होता है। तो ये आपके पास वैलेंस शेल है। अगर ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे या शेयर होंगे तो ये वैलेंस शेल से ही शेयर होंगे। तो इनर शेल 2 है और यहाँ पे इनर शेल 1 है। तो यहाँ से जाहिर हो रहा है जैसे जैसे इनर शेल बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ज़रा देख ले, जहाँ पे इनर शेल 1 है पहला शेल, ये दूसरा शेल है, इनर शेल 1 है पहला, और यहाँ पे टोटल कितने शेल है? 1 2 3, टोटल 3 शेल है और इनर शेल 2 है। तो देख ले यहाँ पे इनर शेल 1 है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 है। यहाँ पे इनर शेल 2 है, एक पहला शेल और एक दूसरा शेल, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे आपके इनर शेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ इनर शेल आपके जैसे जैसे इंक्रीज होंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। लीजिए आपके पास थर्ड फैक्टर है, डेट इज़ चार्ज ऑन द आयन। आयन के ऊपर चार्ज भी जो है ना वो भी एलिमेंट की जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर आयन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को चेंज कर देता होता है। ज़रा देखिएगा कैसे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपके पास आइंस की 2 टाइप्स होती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आइंस। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड कटाइन। एक को हम नाम देते होते हैं कटाइन। कटाइन किसको कहते होते हैं? कटाइन कहते होते हैं पॉजिटिव, जिस आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम कहते होते हैं कटाइन। और एक आपके पास होता है एनाइन। एनाइन किसको कहते हैं? जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम कहते होते हैं एनाइन। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपके सामने कटाइन को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू चेंज हो जाती होती है।
ले जो कटाइन कैसे बनता है, कटाइन आपके पास बनता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि उसके बीच में प्रोटॉन्स की मिकदार बढ़ जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से आता है। ठीक है जी, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आपके पास इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है ना तो प्रोटॉन की मिकदार जो है इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या हो जाती होती है, बढ़ जाती होती है। और एक और चीज़ होती है वहाँ पे साइज़ डिक्रीज़ हो जाता होता है, साइज़ विल डिक्रीज़, वहाँ पे साइज़ भी क्या हो जाता होता है, डिक्रीज़ हो जाता होता है। शायद आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि कटाइनिक रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। कटाइनिक रेडियस इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये वही बात है, जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो साइज़ क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता होता है। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन की मिकदार इलेक्ट्रॉन की निस्बत क्या हो चुकी होती है, ज़्यादा हो चुकी होती है, साइज़ विल डिक्रीज। तो यहाँ पे ज़रा गौर करें, मैंने 3 एग्जाम्पल लिखी हुई है। सबसे पहले आपके पास न्यूट्रल एटम है आयरन। आयरन का एटॉमिक रेडियस होता है 1.17 एंगस्ट्रॉम और इसकी आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 1.8 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। फिर आयरन के ऊपर आ गया +2 चार्ज, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो उसके बीच में प्रोटॉन की मिकदार इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा हो जाएगी और साइज़ क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देख ले, साइज़ पहले 1.17 था, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो साइज़ कितना हो गया, 0.76 एंगस्ट्रॉम हो गया। और इसके ऊपर +2 चार्ज भी आ गया, इसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए और साइज़ भी डिक्रीज़ हो गया। जब साइज़ डिक्रीज़ हो जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत क्या होती है, बढ़ जाती होती है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, कितनी हो गई है, 1.83 हो गई है। यहाँ पे आयरन के ऊपर +3 चार्ज है, यानी कि अब इस वाले आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। अब साइज़ और छोटा हो जाएगा, कितना हो गया, 0.64 एंगस्ट्रॉम। जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन की मिकदार और ज़्यादा हो गई है, जहाँ पे साइज़ और छोटा हो गया है, जिसकी वजह से शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। और वो कितनी हो गई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.96 हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका कटाइनिक चार्ज होता है, कटाइनिक चार्ज विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कटाइनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब आपने किसके ऊपर डिस्कस करना है, आपने अब डिस्कस करना है एनाइज के ऊपर कि आया एनाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी कि ज़्यादा होगी। लीजिए शुरू करते हैं। एनाइन किसको कहते हैं, जब भी आपके पास कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, चूँकि उसके बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार ज़्यादा हो जाती है नंबर ऑफ प्रोटॉन की निस्बत। और यहाँ पे आपके पास साइज़ क्या हो जाएगा, साइज़ विल इंक्रीज़। और आपने पढ़ा होगा एनाइनिक रेडियस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइनिक रेडियस हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा फैलते हैं, जिसकी वजह से साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। ले जी, यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी है। यहाँ पे ये आपके पास फ्लोरीन है, बिल्कुल न्यूट्रल एटम है और उसका साइज़ है 0.72 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू थी 4.0, बिल्कुल न्यूट्रल था। ना तो इसलिए अभी कोई इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ना तो गेन किया है। फिर F के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका साइज़ क्या हो जाएगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। पहले कितना साइज़ था, 0.72। जब उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है ना वैलेंस शेल में, तो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को फैला लेते होते हैं।
ठीक है जी। तो जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो 1.36 एंगस्ट्रॉम साइज़ हो गया, पहले की निस्बत साइज़ बढ़ गया है। और हमने पहले ही पढ़ा कि अगर साइज़ बढ़ जाए तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ वो क्या हो जाती होती है, कम हो जाती होती है। तो देख ले जहाँ पे फ्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कितनी हो गई है, 0.8 हो गई है, डिक्रीज हो गई है। तो जहाँ से आपने क्या रिजल्ट निकाला है, एनायनिक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। एनायनिक चार्ज बढ़ाते जाए, साइज़ बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है जी। ले जी अगला फैक्टर आपके पास है नंबर एंड नेचर ऑफ एटम्स टू विच द एटम इज़ बॉन्डेड। यानी कि अगर आपने उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है जो दूसरे एटम के साथ अटैच है, तो वहाँ पे देखना ये भी पड़ता है कि वो किस एटम के साथ अटैच है और कितने एटम के साथ अटैच है। नंबर एंड नेचर ऑफ एटम्स को भी देखना पड़ता है। जिस एटम की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना चाह रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो एटम कितने एटम्स के साथ अटैच है और कौन से एटम के साथ अटैच है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे ये आपके पास होता है PCl3, यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे होता है क्लोरीन, यहाँ पे होता है क्लोरीन और यहाँ पे होता है क्लोरीन। ये फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है। और मैं यहाँ पे एक फॉस्फोरस लिखने लगूँ, ये फॉस्फोरस आपके पास है पेंटाफ्लोराइड। ठीक हो गया, ये आपके पास फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है और वो आपके पास फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर ज़्यादा चार्ज होगा, तो अंडरस्टूड बात है, आप कहेंगे कि सर जहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर हल्का पॉजिटिव चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जबकि जहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर गाढ़ा थिक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे फॉस्फोरस ने 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, जबकि जहाँ ने फॉस्फोरस ने 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। और जो 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उन पाँचों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तीनों क्लोरीन की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। तो अंडरस्टूड बात है, जहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर बहुत ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कहाँ पे फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इस वाले केस में फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, लार्ज होगी। क्यों लार्ज होगी? क्योंकि इस वाले केस में फॉस्फोरस के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने 5 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और जो यहाँ पे 5 के 5 एटम है वो फ्लोरीन है और इस फ्लोरीन की इस क्लोरीन की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे फॉस्फोरस ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है जी, और इस क्लोरीन की इस फ्लोरीन की निस्बत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इसी वजह से यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर हल्का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इस फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस फॉस्फोरस की निस्बत समान होगी, ज़्यादा नहीं होगी। यह भी आपने पढ़ा है कि चार्ज ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। लीजिए अगला फैक्टर आपके पास है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को फ़र्क इफेक्ट होता है। किस तरह होता है ज़रा देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो आपके पास s ऑर्बिटल होता है ना, s ऑर्बिटल या s सबशेल, वो नियरर टू द न्यूक्लियस होता है, नियरर टू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से सबसे करीब तरीन शेल सबशेल वो s होता है या ऑर्बिटल s ऑर्बिटल होता है। सबसे करीब न्यूक्लियस के कौन होता है, s ऑर्बिटल या s सबशेल। ठीक हो गया। आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी किस्म की होती है? आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होती है 3 किस्म की। सबसे पहले एक और मैं चीज़ बता दूं कि जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ेगा, मैंने पहले लिख दिया कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, और जैसे जैसे s करैक्टर इंक्रीज करेगा, s करैक्टर इंक्रीज, देन इलेक्ट्रॉन्स विल बी more nearer to the nucleus, nearer to the nucleus। जैसे जैसे s करैक्टर बढ़ेगा
वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब करना शुरू कर देगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आते जाएंगे हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एस करैक्टर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसा कि आपके पास होता है CH4, यहाँ पे कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन की होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होती है, यहाँ पे S करैक्टर होता है 25%, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की होती है 2.5। ठीक होगी बात। और आपके पास एक और मॉलिक्यूल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पे S करैक्टर होता है 33%, और जहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.75। जहाँ पे आपके पास एक और मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, जहाँ पे S करैक्टर 50% है, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन है 3.3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो आप देख लें जैसे जैसे S करैक्टर इंक्रीज़ कर रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। क्यों? जैसे जैसे S करैक्टर इंक्रीज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के और करीब करता जाएगा, और न्यूक्लियस के जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन करीब आते जाएंगे तो हम कहेंगे कि इस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। जिस एटम के बीच में S करैक्टर इंक्रीज़ हो रहा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब जा रहे होंगे। तो जहाँ पे ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये कार्बन का है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के है। ये हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे कि ये sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बढ़ती है। जैसे जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच में s करैक्टर बढ़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के करीब करना शुरू कर देता है। किसके न्यूक्लियस के करीब करना शुरू करेगा? कार्बन के न्यूक्लियस के करीब करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई है, और वो कितनी हो गई है 3.3। होपफुली ये आज आपने पहली दफ़ा ये वैल्यूज़ पढ़ी होगी, हालांकि आपका सेकेंड ईयर में ये लेक्चर था एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हम ये चीज़ पढ़ते होते हैं कि जो आपके पास एसिटाइलिन है वो क्या होता है, वो आपके पास एसिडिक इन नेचर होता है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये हम एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन में पढ़ते होते हैं। ले जी अगला फैक्टर आपके पास है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से भी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट होता है। ज़रा देखिएगा, फॉर एग्जांपल आपके पास अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स ग्रुप 1A को कहते हैं अल्कली मेटल्स। उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों कम है। क्यों कम है? क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों कम है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास हेलोजन्स है, ग्रुप 7A के मेंबर है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा है, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल देखिएगा, लिथियम जो कि आपके पास अल्कली मेटल है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 520 किलो जॉल पर मोल। और ये आपके पास फ्लोरीन है जो कि हेलोजन है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी 1680.6 किलो जॉल पर मोल है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इसकी निस्बत ज़्यादा है। लिथियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 59.6 किलो जॉल पर मोल, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है 328 किलो जॉल पर मोल। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी निस्बत ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लें 4.0 और इसकी 1.0, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्या रिलेशन होगा आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा।
तो ये आज का आपका आखिरी फैक्टर था, ठीक है जी। इससे अगले लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे स्केल पढ़ेंगे, स्केल टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करने के हम स्केल पढ़ेंगे, जिसके में हमने मुलिकन स्केल पढ़ना है और पाउलिंग स्केल पढ़ना है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ठीक है जी। अगले लेक्चर में हम स्केल पढ़ेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।